हाँ साथियों, आज जैसे कि हर बार मैं अपने डिजिटल वाले लेक्चर को छोड़ के आपको फ्राइडे या सैटरडे में आपको सीयू जो सीरीज़ है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की, ये मैं बताने जा रहा हूँ कि मास वर्सेस वेट। ये आपको अभी हंसी भी आ सकती है कि ये कि इतने छोटे बच्चों की तरह कि मास और वेट में तो सभी को अंतर पता है और ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन कुछ बातें हैं बस केवल जो कॉन्सेप्चुअल सी। तो आज लगा कि इन बातों पे बात की जाए। और मेरे फादर श्री जे.एस. भदौरिया जी जो फिजिक्स के प्रोफेसर रहे, अभी रिटायर्ड हैं, तो उनसे भी डिस्कशन हुआ था। तो उन्होंने बोला कि उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं और इवन मेरे भी जो 22 साल के एक्सपीरियंस थे, तो जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ किसी बच्चे से तो वहाँ वो अटकता है जो इंटरव्यू वाले क्वेश्चन होते हैं। अदरवाइज़ इसमें जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं ऐसे कोई ख़ास आते नहीं है बहुत ज़्यादा पेपर में। बट ये चूँकि ये जो सीरीज़ है ये ना लेक्चर की नहीं है, दैनिक ज़िंदगी में हम सभी के काम की है। हम सभी के काम की है कि हम जो चीज़ जैसे हम ग्रॉसरी शॉप पे जाते हैं, मॉल में जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, तो ख़रीदने के बाद क्या होता है कि हम उस पर देखते हैं, लिखा हुआ देखते हैं कि वेट इक्वल टू 5 किलोग्राम, वेट इक्वल टू 2 किलोग्राम, वेट इक्वल टू 3 किलोग्राम, ऐसे ही देखते हैं ना। जबकि वेट की यूनिट किलोग्राम होती ही नहीं है। एसआई यूनिट जो होती है, एसआई सिस्टम जो होता है, एक्चुअली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को बोलते हैं हम लोग अपनी इंग्लिश में। अदरवाइज ये फ्रेंच टर्म था, सिस्टम इंटरनेशनल या कुछ समथिंग ऐसे करके, वो उनके अलग फ्रेंच है ये वर्ड। लेकिन उससे जैसे पीएचडी नहीं बनाया हुआ है, पीएचडी जैसे है तो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी बोलते हैं, जबकि वो अगर आप देखोगे किसी और लेटर से डिराइव्ड है। तो एसआई यूनिट वो यूनिट्स होती हैं जो कि इंटरनेशनली मैक्सिमम सभी जगह पे सारे कंट्रीज़ में, लगभग सारी कंट्रीज़ में एसआई यूनिट में ही एक दूसरे से हमें डेटा इंटरचेंज करना है तो एक जैसे सिस्टम होना चाहिए। तो जो एसआई यूनिट की जो यूनिट होती है मास की द्रव्यमान की, वो किलोग्राम होती है, और वेट की जो होती है वो न्यूटन होती है। ओके, तो लेकिन कभी आपने नहीं देखा होगा कि कोई सामान आप खरीद के लाए और उस पर न्यूटन लिखा हुआ है कि उस पर लिखा होगा वेट इतने किलोग्राम, ठीक, वेट ऐसा नहीं लिखा होगा कि वेट इतना न्यूटन। तो अब जरा डिफरेंस देखते हैं, पहले इसको डिफरेंस देखते हैं, उसके बाद एसआई यूनिट वगैरह की तो बात। अच्छा, एसआई यूनिट में मास की जो यूनिट है वो बताई दी आपको और ये बता दिया। ओके, तो इन दोनों में पहले अंतर देखते हैं, चलिए, कि इन दोनों में अंतर क्या है, छोटा सा अंतर। इनकी जो डेफिनेशंस, पहले डेफिनेशन मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ कि डेफिनेशन ये है कि मान लीजिए कि ये मेरे पास वो था कि ये जो है डस्टर। तो ये जो डस्टर है, इस बॉडी के अंदर जो भी सब्सटेंस होगा, जितना कंटेंट होगा, जितनी संहिता होगी या जितना भी पदार्थ की मात्रा होगी इसके अंदर, इस मात्रा को मास या द्रव्यमान बोलते हैं। नाम बहुत साफ है हिंदी का, ये द्रव्यमान। द्रव्य का मतलब ही पदार्थ से होता है, द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है, द्रव का मतलब लिक्विड होता है, लेकिन द्रव्य जो होता है वो मटेरियल होता है। ओके, द्रव्य का मान, ठीक, नाम काफ़ी अच्छा रखा है हिंदी वालों ने, और इसको इंग्लिश में मास बोलते हैं। तो जो पदार्थ की मात्रा है उसको तो बोला गया क्या, मास, ठीक। और दूसरा जो वर्ड है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं इसे, वैसे कंपैरिजन लाइक ये दोनों चीज़ें हैं नहीं, लेकिन कंपेयर करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन कर रखा है ग्रॉसरी शॉप ने, हमें कंफ्यूज कर रखा है। हालांकि बहुत बड़ी गलती नहीं है, जो चल गया वो चल गया। हम दैनिक ज़िंदगी में बहुत सारे वर्ड्स इस तरह के यूज़ करते हैं। पिन नंबर, अब पिन नंबर का मतलब क्या, वो तो खुद ही नंबर है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो नंबर, तो फिर नंबर में नंबर क्यों दोबारा। एसी करंट, एसी का खुद ही मतलब अल्टरनेट करंट है। एसी वोल्टेज, अब उसके लिए एवी तो नहीं बोलेंगे, कम से कम अल्टरनेट वोल्टेज तो नहीं बोलेंगे। अल्टरनेट वोल्टेज अगर बोलेंगे तो फिर वो एवी को ऑडियो वीडियो भी कोई समझ ले तो वो बोलते हैं, कोई नहीं, वो बहुत बड़ी गलती नहीं है। बट यहाँ थोड़ा सा ना, जो दैनिक ज़िंदगी में हम लोग जो काम कर रहे हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मिलेंगी डेफिनेटली, टेक्निकल लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मिलेगी, और जो टेक्निकल नहीं भी हैं, जो भी किसी भी एज के, मतलब मैं कहता हूँ कि 8th क्लास से लेके कम से कम
8th क्लास से लेके 6th, इवन 6th 7th से लेके और आप ऊपर तक 40 साल 50 साल भी अगर आपकी एज है तो आपको मज़ा आएगा। इस लेक्चर नहीं कहूँगा मैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल सी एक कॉन्सेप्ट है। तो मास तो आपको बता ही दिया। अब वेट की बात करें। मास क्या था? पदार्थ की मात्रा। वेट क्या है? वेट ये है जो पृथ्वी होती है ना, अपनी पृथ्वी अर्थ, वो जिस बल से, वेट एक बल होता है, फोर्स होता है, और पृथ्वी जिस बल से अब इस बॉडी को आकर्षित कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, उस बल को बोलते हैं भार, वेट। ओके, भार क्या है? ये कितनी भारी है चीज़। तो ये भार क्या है? भार एक बल है, भार एक फोर्स है। और फोर्स कौन सा? जिससे अर्थ अपनी ओर उसे अट्रैक्ट कर रही है। तो ये एक बल है, और बल की यूनिट, फोर्स की जो यूनिट थी, अच्छा याद होगा वो स्टोरी, तो याद होगी सबने बचपन में पढ़ी होगी, किसी भी साइड का हो, ये तो पढ़ा ही होगा कि न्यूटन जो थे ना, न्यूटन साहब, वो बैठे हुए थे, वो सेब गिरा था ऊपर से ना, तो तभी उन्होंने लगा था कि अर्थ सब चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ अर्थ के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा जो हायर टेक्निकल साइड के लोग हों वो प्लीज़ यहाँ पे ये ना कहें कि केवल अर्थ नहीं हो और बाकी सारे ग्रह अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो करते हैं, लेकिन अभी मैं अर्थ पे हूँ। और अभी मैं बात कर रहा हूँ केवल जो लोग हम मॉल में जाते हैं, ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं और सामान खरीदते हैं, उनके बारे में। तो जो हमारा जो रेफरेंस है वो इस समय अर्थ है, ठीक है, अपनी पृथ्वी। तो पृथ्वी जिस बल से आकर्षित कर रही है तो उसको बोलते हैं वेट, ठीक है। तो अच्छा, आप वेट बोलते हैं, बल से आकर्षित कर रही है, तो आकर्षित किस? अच्छा, एक एक्सेलरेशन होता था जिसकी खोज न्यूटन ने की थी। एक्सेलरेशन कौन सा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, गुरुत्वाकर्षण वाला जो त्वरण होता था, स्मॉल जी से डिनोट करते थे, स्मॉल जी से। इसी की तो खोज की थी किसने? न्यूटन साहब ने। और इसकी वैल्यू, एवरेज वैल्यू जो हुआ करती थी लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ करती थी। ये एसआई यूनिट में लिखी है, मैं यूनिट की बात अभी नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है। तो इसकी खोज की थी साहब ने। तो अब आप देखिए कि मास, जब मैंने ये बोल ही दिया कि मास तो हो गई पदार्थ की मात्रा, ओके, पदार्थ की मात्रा है, तो मास नेवर चेंज। मास पृथ्वी की सतह पे आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी जगह पे, ठीक, मास कहीं चेंज नहीं होगा। लेकिन वेट जो होता है वो चेंज होता रहता है, उसका रीजन है कुछ, वो रीजन थोड़ी देर बाद। पहले तो ये देखें, वेट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक। तो वेट जो निकाला गया, तो आप नहीं भी जानते कोई बात नहीं, न्यूटन का एक सेकंड लॉ था मोशन का, उसका जो फार्मूला जो फाइनली आया था, F=ma, वेयर F इज़ फोर्स, m इज़ मास, a इज़ एक्सेलरेशन। इसी फार्मूले में जब अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करूँगा किसी बॉडी की, इसी बॉडी की करता हूँ, इसका मास m है मान लीजिए, तो W जो वेट है, वेट हो गया क्या? फोर्स है एक तरह का। और वेट को मैं W डैश से डिनोट कर रहा हूँ, उसका केवल एकमात्र कारण है, W स्मॉल w से भी करते हैं लोग, लेकिन वेट का इसलिए, इसका एकमात्र कारण है कि W जो है वो फिजिक्स में या आगे चल के वर्क को भी W से डिनोट किया जाता है। तो कहीं आप ऐसा ना समझ लें कि बोर्ड पे लिखा हुआ कि ये W वर्क है, वर्क नहीं है, ये फोर्स है, ओके। तो फोर्स को मैंने फोर्स है और वो उसको वेट बोलते हैं। तो वेट, ये W, ये ऐसे लिखे ही दे रहा हूँ जिससे कि कभी खुद भी देखें बोर्ड को तो ऐसा लगे, वेट, इसे W डैश से डिनोट किया, इक्वल टू m क्या है? मास, और a क्या है? एक्सेलरेशन कितना होता है अर्थ का? g, mg। तो ये तो हो गया फॉर्मूला साहब इसका। और इसकी मास की देखो, यूनिट ऑफ मास तो होती है kg, किलोग्राम, किसमें? इन SI यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो मानी जाती है। और यूनिट ऑफ वेट, भाई साहब वेट क्या था? फोर्स, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो इसकी होगी SI यूनिट में जो होगी न्यूटन, अपने नाम पे न्यूटन साहब ने दी थी। और इसको जो डिनोट करते हैं कैपिटल N से करते हैं, ठीक है। तो न्यूटन हुआ करती है। तो ये तो है इन दोनों में अंतर, इन दोनों में हुआ अंतर कि मास क्या चीज़ है। मास तो पदार्थ की मात्रा है, वो कभी चेंज नहीं होगी।
वेट जो है वो चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है? मास तो चेंज होगा नहीं। वेट जो है, अगर जी की वैल्यू एक्सेलरेशन की वैल्यू पृथ्वी की सतह पे चेंज होती है, आपको मालूम है चेंज होती है या नहीं होती है? या आपको इतना ही पता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है? लिखा ये दिस इज़ द एवरेज वैल्यू। पूरी पृथ्वी की सतह की जो जी की वैल्यू होती है, स्मॉल जी, ये जो है ना, इसकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एवरेज वैल्यू होती है, ना कि हर जगह सेम होती है। और मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, पहले अभी बता रहा हूँ, उसके बाद उसको थोड़ा सा जल्दी से एक बार ना एक डायग्राम बना के बता दूंगा कि पोल्स पे जी की वैल्यू, जो पृथ्वी है ना अपनी, उसका जिस अक्ष पे घूम रही है, तो उसके पोल्स जो होते हैं, ये पोल्स, ठीक है, इस पे ऐसे करके घूम रही है पृथ्वी, ठीक है, उसके जो पोल्स हैं उन पे जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। और जो इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा इक्वेटर, उस पर जी की वैल्यू सबसे कम होती है, सतह की बात करूँ। और पृथ्वी के ऊपर, अगर सतह से ऊपर नीचे जाओगे, मतलब नीचे जाने का मतलब सुरंग खोद के नीचे घुस गए, ठीक, तो नीचे जाने पे भी जी की वैल्यू कम होती है और पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पे भी जी की वैल्यू कम होती है, ठीक। तो जी तो वेरी करता है ना, और जी अगर वेरी करता होगा तो ये वेट भी वेरी करता होगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, वो तो पदार्थ की मात्रा है, वो तो कहीं भी चले जाओ, आप चांद पे लेके चले जाओगे, इसका मास वही रहेगा। अगर इसका 100 ग्राम 150 ग्राम अगर मास है, 150 ग्राम मास है, तो 150 ग्राम का ही रहेगा ये वहाँ पे भी। हल्का या भारी वो होगा, चांद पे आपको मालूम होगा 1/6 होता है जी की वैल्यू लगभग अर्थ से, तो चांद पे चीज़ें हल्की हो जाती हैं 1/6, ठीक है, तो हल्की हो जाती है, लेकिन इसका मास वही रहेगा। ओके, तो मैं थोड़ा सा एक डायग्राम अगला बना के और उसके बाद आगे और थोड़ा इंटरेस्टिंग बातें करता हूँ। तो साहब अभी ये जो मैंने दो डायग्राम बनाए, एक पृथ्वी का ही, एक ना पृथ्वी का ये डायग्राम है, ये सर्किल नहीं है, सॉलिड स्फीयर है, मतलब स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल का मतलब ठोस गोला, ठीक। और पृथ्वी पूरी तरह से गोल भी नहीं है, ये भी बता दूं। गोल का मतलब वृत्ताकार एक वर्ड होता है, गोल होता है, गोला जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। मेरे हाथ में कुछ है तो मैं परिकल्पना आपको कराना है अगर मुझे, तो मैं ऐसे देखिए, ये कुछ है मेरे पास, ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा शायद ना, ये ठोस गोला है। ओके, मान लिया कि पृथ्वी इस एक्सिस पे ऐसे करके रोटेट कर रही है, ये रोटेट कर रही है। ओके, ये तो पता है ना, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, तो ये एक्सिस है, ये रहा, इस एक्सिस पे ये रोटेट कर रही है, ठीक। और ये 2 ढक्कन है एक्चुअली, तो इसके बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन बनी हुई है, आप देख रहे, दोनों अलग अलग पार्ट्स बने हैं। ओके, ऐसा नहीं कि पृथ्वी में पार्ट्स होते हैं, लेकिन एक इमेजिनरी लाइन बिल्कुल इधर, जो बिल्कुल जाके इसके मैक्सिमम दूरी पे जाके जो बना ली गई, ये जो है, ये जो लाइन है आप देख रहे हैं, दोनों में जो बाइफर्केशन हो रहा है, ये लाइन हो गई आपकी भूमध्य रेखा का मतलब इक्वेटर। ओके, तो ये जो लाइन है, ये लाइन जब ये घूम रही होगी ना ऐसे करके, तो ये जो लाइन होगी चारों तरफ, ये वाली, ये होगी भूमध्य, मतलब 2 पार्ट में आप मान लो कि ऐसे करके पृथ्वी घूम रही है, उसे 2 पार्ट में बिल्कुल आधा आधा काट दिया, तो जो बाहर वाली जो लाइन होगी, इमेजिनरी लाइन जो, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर। तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू मिनिमम होती है, और पोल्स पे, अच्छा पोल कितने हो गए? 2 हो गए, कि एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। ओके, और भूमध्य रेखा चारों तरफ ऐसे, ठीक। तो अब आप इसी को परिकल्पना इसकी रखिए, और ये भी जो है ना, ये सर्किल नहीं है, दूसरी चीज़ है, मतलब स्फीयर है। तो जी की वैल्यू मिनिमम कहाँ बताई मैंने? इक्वेटर पे, पूरे इक्वेटर पे इसकी क्या होगी? मिनिमम होगी। और इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और बढ़ते बढ़ते यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, पोल्स पे मैक्सिमम और यहाँ पे मिनिमम, इक्वेटर पे मिनिमम। ओके, यहाँ पे इसके कारण भी है, मतलब ऐसा नहीं है कोई पूरे फिजिक्स में ऐसा नहीं कि कोई कारण नहीं है इसके, कि ऐसे ही बता दिया, लेकिन अभी के लिए आप केवल इतना ही मानो, और ज़्यादा अगर मानना है तो आप केवल 2 कारण बस केवल अभी तो याद कर लो इसको, कि 2 कारण होते हैं वैसे, कि ये, और ये मैं बात कर रहा हूँ कि पृथ्वी की सतह पे ही जी की वैल्यू कैसे वेरी करती है, ठीक है। पोल्स पे मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ पे? इक्वेटर्स पे। अच्छा, बीच में भी कुछ ना कुछ होगी, बीच में भी कुछ नहीं, ये नहीं है कि मिनिमम यहाँ मैक्सिमम यहाँ, बीच में, तो बीच में मतलब ये बढ़ती जाएगी और यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। तो दूसरी बात ये थी कि अभी मैं बोल रहा कि जी की वैल्यू साहब ये ऐसे क्यों ऐसा करती है, तो 2 कारण होते हैं एक्चुअली, कि पृथ्वी का अपने धुरी पे घूमना, पृथ्वी पे अपनी धुरी पे अगर घूमती है ना, घूमने की वजह एक वजह होती है इस जी के वेरिएशन की,
पृथ्वी का अपनी धुरी पे घूमना, ठीक है, वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, हालांकि वो फिजिक्स की बात किसी दिन एक सीयू बनाऊंगा मैं कि जी की वैल्यू कैसे कैसे वेरी करती है, क्यों करती है, मतलब कैसे करती है तो बता ही दिया, क्यों करती है वेरी, उसके सारे के लॉजिक देंगे, ठीक है। तो एक कारण तो होता है अपनी ये घूमना, ठीक है, और दूसरा कारण होता है इसी सतह पे ये जो वेरिएशन का वो होता है, पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, थोड़ा चपटी है। चपटी का मतलब ये हुआ कि अगर मैं सेंटर से, इस सेंटर से ये पोल हुआ, ये मान लीजिए पोल है और ये इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर की तरफ वाली लाइन है, तो यहाँ पे मान लीजिए R1 है और यहाँ ये R2 है, ये थोड़ी चपटी है, तो यहाँ R1 इज़ ग्रेटर देन R2 होता है। इसका मतलब हुआ कि जो ये चपटी होने की वजह से ये जो सेंटर से ये डिस्टेंस ज़्यादा होता है इक्वेटर की तरफ वाला, और ये पोल की तरफ वाला डिस्टेंस कम होता है, तो वो भी एक कारण होता है पृथ्वी का चपटी होना और पृथ्वी का घूमना, जिसकी वजह से ये जी की वैल्यू जो है ना वो वेरी होती रहती है। और पूरा एवरेज कितना है अर्थ का, पूरा पे जो एवरेज लिया गया वो लिया गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। और दूसरा जो है कि जी की वैल्यू और कैसे वेरिएशन होता है, कि अगर पृथ्वी की सतह है, ये सतह है, इस सतह से ऊपर जाओगे तब भी जी की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ ये नीचे ऐसे एरो कर दिया, मतलब डिक्रीज़ कर रही है। और अगर पृथ्वी से नीचे भी आओगे, पृथ्वी के अंदर सुरंग बना के भी घुसोगे तब भी जी की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी, तब भी वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। यहाँ थोड़ा उल्टा लगता है, लगता है और लगना चाहिए, लेकिन जब हम आएंगे इस चैप्टर पे तब देखेंगे, चैप्टर नहीं होगा ये सीयू होगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला, तो उसमें लगता ही है कि यहाँ पे भी कम होगी, अगर ऊपर जाने पे कम हो रही तो नीचे जाने पे ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। सतह पे सबसे ज़्यादा जी की वैल्यू होती है, सतह से ऊपर भी कम, सतह से नीचे भी कम। हालांकि जो आज का जो लेक्चर है ये, या आज का लेक्चर क्या, आज का जो भी ये कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली हम लोग सतह पे ज़्यादा घूमते हैं, ऊपर नीचे तो कमी, सुरंग में कहाँ घुसते हैं और कहाँ हम बहुत ऊपर जाके किसी चीज़ को, हम चांद पे नहीं जा रहे हैं ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा हवाई जहाज़ से थोड़ा ऊपर जा सकते हैं, तो उसमें तो कभी जी पे इफ़ेक्ट हमें तो नहीं पता चलता है, लेकिन ये बड़ी बातें हैं, ठीक है। तो वो तो फिजिक्स के लॉज हैं कुछ, और इनका कारण है, ठीक है, ये कारण मैं अगले कभी इसमें सीयू में कंप्लीट करूँगा। तो अब आते हैं कि उसी बात पे, पुरानी बात पे लौट आते हैं, ठीक है। तो ये क्या था कि वो जी की वैल्यू तो चेंज हो ही रही है, तो जी की वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब कि वेट तो भैया चेंज होता होगा, वेट तो चेंज होता होगा, डब्ल्यू डैश चेंज, क्योंकि मास तो चेंज होता नहीं है, ठीक, पदार्थ की मात्रा चेंज नहीं होती, और चेंज कहाँ, अर्थ पे हर जगह चेंज होता होगा, जबकि ग्रोसरी शॉप पे नहीं ऐसा होता है, वहाँ तो एक ही, जैसे शक्तिभोग का जब आटा ले, शक्तिभोग नहीं, कोई भी आटा, कोई भी, ठीक है, आशीर्वाद, कोई भी आटा, जो भी आप लेते हो उस पर लिखा है कि 2 किलोग्राम लिखा हुआ है। एक्चुअली किलोग्राम तो वेट की यूनिट ही नहीं होती, किलोग्राम तो यूनिट जो SI में वो मास की होती है, तो किलोग्राम वो तो गलत लिखा हुआ है, लेकिन हम मान लेते हैं। तो 2 चीज़ों में से एक चीज़ वैसे करना चाहिए था, अभी भी कर देना चाहिए अगर टेक्निकल बात है तो, या तो वहाँ पे द्रव्यमान लिख दें, मास लिख दें और किलोग्राम लिख दें, मान जाएंगे हम, या फिर एक दूसरी यूनिट होती है कि या फिर न्यूटन में लिखें, ठीक है, कि भार की यूनिट जो होती है वो न्यूटन में लिखें। न्यूटन तो थोड़ा ठीक नहीं लगती, क्योंकि ना हम लोग सारे लोग टेक्निकल नहीं होते कि अलग अलग टाइप की यूनिट बनाओगे आप, तो किलोग्राम तो एक यूनिट सोची गई इंडिया में, क्या काफ़ी सारी कंट्रीज़ में मिलके एक यूनिट सोची गई कि यार ये जो भार की यूनिट है, ये जो वेट की यूनिट है, ये न्यूटन ना होके इसको कुछ ना अपना इंटरफेस बनाए कि जिन भाषा में आसानी से समझ में आती है चीज़ें। तो वो एक नई यूनिट सोची गई, वो SI की यूनिट नहीं है, SI सिस्टम की यूनिट नहीं है, एक यूनिट इंटरमीडिएट, एक यूनिट जो कि दैनिक ज़िंदगी में काम करने वालों के लिए काम आए, ठीक है, काम करने वालों को समझ में आए जो यूनिट। तो वो यूनिट थी किलोग्राम वेट, और इसको जो डिनोट करते हैं ऐसे भी कर देते हैं, किलोग्राम WT भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ लोग KGW भी लिख देते हैं, ठीक है। किलोग्राम भार, किलोग्राम वेट, ठीक। इस यूनिट को, ये बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आप बता रहा हूँ मैं आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस यूनिट के बारे में, क्योंकि यहीं पे कन्फ्यूजन और यहीं इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक पूछ के देखा है मैंने, मेरे फादर ने, दोनों ने 90, 95% 96, 97, 98% बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, जो एक्सपीरियंस बोलता है। तो
किलोग्राम वेट, न्यूटन से किलोग्राम वेट, ये क्यों बनाई क्यों गई है साहब? इंटरमीडिएट यूनिट है अब, कि हमें समझ में आ जाए। हम न्यूटन में तो हमें नहीं अच्छा लग रहा कि हम कोई सामान खरीदने जाएं इतने न्यूटन है, ठीक है। तो किलोग्राम वेट बनाई गई है यूनिट। तो किलोग्राम वेट जो कन्वर्जन है कि अगर न्यूटन से किसी देखिए मास दे रखा है, कहीं का मास दे रखा है आपको, किसी जगह आपको किसी बॉडी का मास दे रखा है और जी की वैल्यू दे रखी है वहाँ की, जी की वैल्यू, तो m इंटू जी कर दोगे तो वेट आ जाएगा, किस में आएगा? न्यूटन में। अब जैसे ही वो न्यूटन में आ गया, इस न्यूटन में आ गया ये, तो किलोग्राम वेट जब बनाई जाती है यूनिट, तो जो इसका फॉर्मूला है वो है n डिवाइडेड बाई 9.8, n डिवाइडेड बाई 9.8, मतलब न्यूटन, जितने न्यूटन आया उसे किलोग्राम वेट में कन्वर्ट करना है मुझे, तो 9.8 से डिवाइड करते हैं। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल साफ साफ होगा क्या, कि इसमें कौन सी नई चीज़ आपने बता दी, कि सर इसमें कौन सी नई चीज़ बता दी रोहित जी, इसमें कौन सी नई चीज़? ये तो सबको पता है कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो वही जी से हमने डिवाइड कर दिया। नहीं नहीं नहीं, यहाँ 9.8 जो है ये जी नहीं है, ये जी की वैल्यू नहीं है। ये 9.8 क्या है? एक डिजिट है, बस एक डिजिट है, एक कॉन्स्टेंट है, एक कॉन्स्टेंट है, ना कि ये जी की वैल्यू है। फिर बता दे रहा हूँ, ये क्या है? दिस इज नॉट ए जी, दिस इज क्या है? ये 9.8 एक डिजिट है केवल, जो कि एवरेज वैल्यू है उससे रिजेंबल कर रहा है, ठीक। अभी शायद ना, अभी नहीं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, उस एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझ में आएगा कि किलोग्राम वेट और न्यूटन और 9.8 जो ये है, ठीक है। एक बात और, कि अगर मैं अभी कह रहा हूँ, उसके बाद उस एग्जाम्पल के बाद ये रिजल्ट निकल के आएगा कि अगर जी से डिवाइड किया आपने, कैसे? 9.8 की जगह ज़्यादातर बच्चों का आंसर होता है, क्या होता है? कि ये होता है कि साहब मुझे किलोग्राम वेट बनाना है न्यूटन से, तो वो कहते हैं जी से डिवाइड कर देते हैं साहब वहाँ के, ठीक है। जी से अगर जैसे ही डिवाइड करोगे ना, पता है जितना मास होगा उस बॉडी का, उतना ही वेट भी आ जाएगा। मास और वेट फिर एक ही चीज़ हो जाएंगी बिल्कुल। और ये किलोग्राम वेट किसकी यूनिट है? किलोग्राम वेट किसकी यूनिट है? ये है किसकी यूनिट है? ये है साहब वेट की यूनिट, किलोग्राम वेट। और एसआई में क्या यूनिट होती है? न्यूटन, ठीक। यहाँ अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आपको बड़ा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर आप देख लोगे तो बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ें, न्यूमेरिकल बनाई क्यों जाते हैं? इसीलिए कि जल्दी समझ में आ जाए। जितनी बात थ्योरी में बोली जाती है, एक न्यूमेरिकल बहुत आसानी से समझा देता है। इस न्यूमेरिकल का पहले मतलब समझ लो क्या है। इफ़ ए बॉडी हैव ए मास इक्वल टू 5 kg, ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास, द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, वो तो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। फाइंड द वेट ऑफ दैट बॉडी इन किलोग्राम वेट। फाइंड द वेट, वेट भार इसका बताना है, किसमें? न्यूटन में नहीं, किसमें? किलोग्राम वेट में, ठीक। इतना तो हो गया। एट लोकेशन वेयर, इसके 3 पार्ट बनाए गए कि ऐसी लोकेशन पे, कि मैंने ये तो बताया था कि जी की वैल्यू वेरी करती है ना सतह पे। ये तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो एवरेज है सबका, तो कहीं ज़्यादा होती है कहीं कम होती है। तो जी की वैल्यू कोई ऐसी जगह है जहाँ जी की वैल्यू 10.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बी, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बिल्कुल एवरेज के बराबर है। और ये जी है 9.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे तो ये समझ में आ रहा होगा, शायद समझ में, कि सबसे कम जी की वैल्यू कहाँ पे है? सी पॉइंट पे। सी इसका मतलब ये इक्वेटर के कहीं पास होगी, अगर सतह पे है। ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पृथ्वी के ऊपर और नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर सतह पे ही हूँ मैं, अगर पृथ्वी के, तो ये कहीं इक्वेटर के पास होगी। जी की वैल्यू सबसे कम यहाँ पे है। फिर ये 9.8 ये कहीं इक्वेटर और पोल के बीच में कहीं होगी, और ये पोल की तरफ होगी कहीं, क्योंकि यहाँ जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ओके, तो मुझे ये पता करना है कि किलोग्राम वेट में, ठीक। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा? तो इसका सोल्यूशन इस तरह से करेंगे भाई कि ए देखना है मुझे। तो ए भाई वेट क्या था? वेट था mg, ओके। एम कितना है? एम कितना दे रखा है? एम तो सब जगह के लिए कांस्टेंट है, 5 kg। अच्छा, ये SI यूनिट में कर रहा हूँ तो यूनिट नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बाद में अपने आप ही न्यूटन आ जाएगा, मैं सारे किलोग्राम वगैरह में ही लिखूंगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो SI यूनिट में 5 kg 5 इंटू ये m 5 हो गया। जी की वैल्यू ए सॉल्व कर रहा हूँ, जी की कितनी है? 10.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10.2।
यहाँ यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी एसआई यूनिट में लिखी हुई है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, एमकेएस पद्धति में लिखी है वैसे तो ये, और ये भी उसी में लिखी हुई है। तो यहाँ तो सीधा जो भी आएगा वो न्यूटन में आएगा। किस में आएगा? एसआई यूनिट कितनी क्या होती है वेट की? न्यूटन। तो 5 × 10.2 इक्वल टू 50 और 10 में ये आ जाएगा 51 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 51 न्यूटन। तो वेट कितना आया? 51 न्यूटन। अब इसको बनाना है आपको किस में? क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे? आपसे ये नहीं पूछा कि न्यूटन में बनाओ, आपको कहा गया किलोग्राम वेट में। तो किलोग्राम वेट में कन्वर्ट कैसे करते थे? न्यूटन को इसी न्यूटन को 51 को डिवाइड किससे कर दोगे? 9.8 से। अभी देखते जाना, खेल है यहाँ पे। जैसे ही आप ये करोगे तो ये करते ही आपका ये आंसर कितना आ जाएगा? 50 98 ये आ जाएगा 5.2 किलोग्राम वेट। 5.2 किलोग्राम वेट। लेक्चर बड़ा ना हो जाए इस वजह से मैंने तीनों ही सॉल्व, क्योंकि पहला अगर जिस तरह सॉल्व होगा वैसे ही दूसरा भी सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये पहला तो बता दिया था कि 5.2 किलोग्राम वेट आया इसका। ठीक है, इसका किसका? जहाँ पे जी की वैल्यू 10.2 थी। बाकी तो सब सेम है चीज़। अब एक बी क्या था? जहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आप देखो कि WmG 5 mg m ये हो गया, m तो बदलेगा नहीं, 9.8 जी की वैल्यू हो गई, 49 न्यूटन आया। और 49 न्यूटन को जब मैंने केजी वेट में कन्वर्ट किया तो किससे डिवाइड किया? 9.8 से ही डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया 5 kg वेट। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन केवल एक ही आप कर लेते हो तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जितना इसका मास था उतना ही इसका 5 kg वेट भी आया। तो फिर लगने लगता है कि कहीं जी से ही तो नहीं डिवाइड करते, क्योंकि जी की वैल्यू भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, एवरेज वैल्यू। तो तीसरा देखें जरा, W' = mg = 5 × 9.1, अगले पे कितना था? 9.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी जो था, जी की वैल्यू ये थी। mg = 45.5 न्यूटन आ गया। आप ड्राइव करके वो देख लेना, कैलकुलेट करके। 45.5 न्यूटन डिवाइडेड बाई 9.8, ये आया 4.6 किलोग्राम वेट। आप ये देखिए, मास चेंज था क्या? 3 जगह थी, जहाँ पे एक जगह जी की वैल्यू 10.2 मीटर पर सेकंड थी, एक जगह 9.8 थी, एक जगह 9.1 थी। लेकिन जो किलोग्राम वेट आया, किलोग्राम वेट अलग हुआ या नहीं किलोग्राम से? 5 किलोग्राम की चीज़ थी, लेकिन एक जगह वो 5.2 किलोग्राम वेट है, एक जगह 5 किलोग्राम वेट है, और एक जगह 4.6 किलोग्राम वेट है। न्यूटन भी अलग अलग है, कहीं 49 न्यूटन है, कहीं 51 न्यूटन है, कहीं 45.5 न्यूटन है। हम लोग दैनिक ज़िंदगी में चाहते थे कि इस तरीके की यूनिट्स हम लोग क्या करें? यूज़ करें। लेकिन अभी भी मार्केट में लिखे हुए, या तो देखो 2 चीज़ें होनी चाहिए थी, या तो ये लिखा जाता क्या कि मास = इतने kg, सही था। अगर वेट लिखना था तो फिर लिखना चाहिए था कि वेट = इतना किलोग्राम वेट। किलोग्राम वेट इज डिफरेंट एंड किलोग्राम इज डिफरेंट। किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, नेवर चेंज। किलोग्राम वेट इज द यूनिट ऑफ वेट। वैसे तो एसआई में न्यूटन होती है, लेकिन किलोग्राम वेट अपनी सुविधा के लिए बनाई गई थी। लेकिन मैंने लिखा नहीं देखा कहीं किलोग्राम वेट लिखते हो। एक्चुअली किलोग्राम वेट इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि या तो वो मास लिख दें, वो क्या लिख दें, मास लिख दें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कहीं पे भी ले जाएंगे उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात जो थी, जो इम्पोर्टेंट बात थी, जो यहाँ आप देख रहे हो कि हर जगह मैंने जी की वैल्यू से डिवाइड नहीं किया। जब मैंने न्यूटन से किलोग्राम वेट बनाए हैं तो यहाँ पे भी 9.8 से डिवाइड किया, सेकंड वाले केस में भी 9.8 से डिवाइड किया, इसमें भी 9.8 से डिवाइड किया। आप बाल की खाल अगर निकालो तो 9.8 की जगह अगर जो लोग बोलते हैं कि जी से डिवाइड कर दो, अगर जी से ही आप डिवाइड करते तो पता है जितना क्या होता, जितने सबका 5 ही किलोग्राम आंसर आ जाता या नहीं आ जाता? जरा देखें, जरा इसको देखो जरा। 5 × 10.2 किया आपने, ठीक है, 10.2, और यहाँ पे ए में वैल्यू कितनी थी जी की? 10.2। अगर मैं यहीं के जी से ही डिवाइड कर देता, 10.2 से ही डिवाइड हो जाता है अगर ये, तो 5 ही आ जाता है ये भी।
ये भी 5 kg वेट आ जाता। ये तो आया ही है। क्यों आया है? क्योंकि इसकी वैल्यू ही हमने यहाँ मानी हुई है कि जी की वैल्यू यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यहाँ पे जी की वैल्यू मानी है सी सेक्शन में, जी की वैल्यू 9.1। तो यहाँ हम डिवाइड किससे करते? 9.8 से नहीं करते, 9.1 से करते। अगर जी से करते होते तो क्या होता? फिर ये भी आ जाता 5 kg वेट। फिर तो मास और वेट में कोई अंतर, उनकी यूनिट्स में अंतर ही नहीं रहता। फिर तो केजी के वेट बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। समझ में आ रहा है बात? ये 9.1 देखो, बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि न्यूटन से किलोग्राम वेट बनाने के लिए जो डिवाइड करते हैं वो जी से नहीं करते हैं, जी की वैल्यू से नहीं करते हैं। जी की वैल्यू से डिवाइड नहीं करते हैं। जितना वहाँ का जी होता है उससे डिवाइड नहीं करते हैं। हम किससे डिवाइड करते हैं? 9.8 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड कांस्टेंट वैल्यू। ओके, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, अब मैं आपको बस केवल एक जल्दी से एक बताना चाहता हूँ कि जैसे अंदाजे ज़रूर होने चाहिए हमें यूनिट्स के या जैसे लंबाई चौड़ाई का हम लोगों को अंदाज़ा होता है। हम जब ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो कोई बोलता है 1 बीघा लगभग कितना होता है, तो एक अंदाज़ा होता है 1 बीघा इतना होता है। कोई कहता है कि 1 स्क्वायर मीटर कितना होता होगा, इतना एरिया लगभग 1 स्क्वायर 1 मीटर कितना होता है, पता चलता है। यहाँ से अगर पूछा जाए आपसे कि 5 किलोमीटर आपको जाना है, तो आप अगर गाड़ी चलाते हो तो आपको पता चल जाता है लगभग 5 किलोमीटर पर हम आने वाले, तो किलोमीटर्स का अंदाज़ा होता है। कोई पूछे 1 मिलीमीटर कितना होता है तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। कोई पूछे आपसे 1 सेकंड कितना होता है, 1 सेकंड का लगभग अंदाज़ा होता है आपको। जब बहुत बचपन में होते हैं तब नहीं होता था, तो मैडम बताती थी कि 4.5 लीटर का एक शब्द बोलो नॉर्मल स्पीड से तो 1 सेकंड होता है। तुंगभद्रा 4.5 लीटर, ब्रह्मपुत्रा 4.5 लीटर, इसमें ना लगभग 1 सेकंड लगता है। तो एक अंदाज़ा होना चाहिए। डेफिनेशंस नहीं बता रहा हूँ, सीजियम क्रिस्टल इतने बार वो जाएगा, वो तो फिजिक्स की बात नहीं। लेकिन जो दैनिक ज़िंदगी में कुछ न कुछ अंदाजे ज़रूर होने चाहिए कि कुछ मैं लेके आ रहा हूँ और किसी ने कहा कि हाँ देखिए ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बहुत अंदाजे होते हैं, लोगों को बता सकते हैं वो कि ये 1 कुंटल है या इसमें 20 किलो कम है इस बोरे के अंदर। जब वो उठाते हैं जो, उनको पता होता है कि 1 कुंटल कितना होता है। हम लोगों के क्षेत्र में बहुत ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों को हर चीज़ का अंदाज़ा हो, लेकिन चूँकि हम न्यूटन यूज़ नहीं करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि लगभग 1 न्यूटन कितना होता है। तो एक ना अप्रॉक्स अंदाजे के लिए बता रहा हूँ कि 1 न्यूटन बल कितना होता होगा, 1 न्यूटन बल कितना होता होगा। ओके, तो 1 न्यूटन बल के लिए बस केवल अंदाज़ा और अंदाजे होने चाहिए ज़िंदगी में। क्योंकि आपसे कोई कहे ना घर पे जब कि 5 किलो आम ले आना और आप लेके 3 किलो लेके चले आ रहे हो, तो इसका मतलब आपके सही अंदाजे नहीं है। वहाँ तो आपको दिख गया बैलेंस में तो कि 5 किलो आ गया है, लेकिन उठा के पता चलता है ये 5 किलो नहीं दिख रहे हैं। ये अंदाजे होने चाहिए टाइम के, लेंथ के। ऐसी फोर्स का एक अंदाज़ा बता रहा हूँ केवल कि 1 न्यूटन बल लगभग कितना होता है। अभी इसको मत देखना, वही केवल अंदाजे के लिए बता रहा हूँ कि मैंने अभी क्या है ना कि एक जगह ऐसी मानी कि जहाँ जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे तो 9.8 मतलब एवरेज होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन एक ना सुविधा के लिए कि अप्रॉक्सीमेशन लगाना है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं। तो 9.8 लगभग 10 के बराबर ही चली जाती है करीब, और कई जगह पर होती भी होगी, मतलब पोल्स की तरफ बढ़ते होगे होती भी होगी। तो मैंने एक जगह ऐसी मान ली कि जहाँ पर जी की वैल्यू मान ली सपोज कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इतना गलत नहीं मान लिया है, कोई ऐसा नहीं मान लिया कि 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 9.8 के बिल्कुल इर्द गिर्द ही है कहीं आके, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अंदाज़ा लगाना तो अंदाज़ा तो अच्छा। अप्रॉक्स का मतलब आप जानते हो, अप्रॉक्स का मतलब जानते हो कि उस अप्रॉक्सीमेशन हमेशा वर्ड तब यूज़ किया जाता है, पता नहीं क्यों लगता है कि बता दूँ। अप्रॉक्सीमेशन उस जगह यूज़ किया जाता है कि जहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी पता होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अप्रॉक्स कोई अगर थोड़ा डाइवर्ट कर रही है, डेल्टा एक्स डाइवर्ट करती हुई वैल्यू है, तब हम अप्रॉक्सीमेशन वर्ड यूज़ करते हैं। एक वर्ड होता है नियरली, अबाउट, तब हम कंफर्म नहीं होते हैं उस वैल्यू पे। जैसे ना कोई आपसे बोले कि 101 रुपये, तो ये अप्रॉक्स 100 ही है, ठीक है, लेकिन है वो 101 रुपये, लेकिन आप बोल सकते हो अप्रॉक्स 100 रुपीज़, ठीक, अप्रॉक्स बोल सकते हो कि आपको मालूम है 101 है, लेकिन अब अभी आपकी जेब में कुछ ना 1-1 रुपये के कुछ वो पड़े हुए हैं, नोट पड़े हुए हैं, ठीक है, और आप गिन रहे हो, आपने 50 तक गिने, ठीक है, 50 नोट गिने 1-1 रुपये,
बहुत छोटे नोटों की बात कर रहा हूँ, 1-1 रुपये, अब तो आते नहीं शायद, 1-1 रुपये गिन रहे हैं, 50 गिन लिए, तो आपको लगा इतनी गड्डी है, इतनी और होगी, तो अब आप ये नहीं बता सकते कितने हैं, तो आप ये बोलोगे नियरली 100 होंगे। अगर 50 की अगर मोटाई आपने देख ली तो 50 अगले भी लगभग उतनी मोटाई लग रही, तो आप बोलोगे नियरली। हो सकता है वो 102 हो सकता है वो 98 हो। आप जहाँ पे कंफर्म नहीं होते वहाँ नियरली या अबाउट वर्ड यूज़ करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन वर्ड ही वहाँ यूज़ है। तो यहाँ मैं अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट कितना होगा वो हमें थियोरेटिकली मालूम है, ठीक, लेकिन अप्रॉक्स कितना होता है। तो एक ऐसी जगह जहाँ जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मास कोई ऐसा है कि, क्योंकि यहाँ से ये बताऊँगा तभी यहाँ से बताऊँगा, ठीक है। मास 100 ग्राम, किसी बॉडी का मास है 100 ग्राम। 100 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में पता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा यूनिट में से कन्वर्ट कर लूँ तो 100 ग्राम की ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1000 किलोग्राम, यानी कि 1/10 किलोग्राम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे वेट कितना होगा, वेट कितना हो जाएगा इस चीज़ का न्यूटन में, वेट कितना होता है, mg, m कितना है ऐसा ही यूनिट में, किलोग्राम में 1/10, और मैंने g की वैल्यू क्या मान ली है 10 से 10 कैंसिल, यानी कि 1 न्यूटन, ओके। यानी कि 100 ग्राम की जो वस्तु इस पर रखी गई, जब 100 ग्राम की वस्तु, ये अच्छा ये क्या है, ये वो है जो आप ग्रोसरी शॉप पे जाते हो, जो इलेक्ट्रॉनिक जो वेइंग मशीन होती है, वेइंग मशीन नहीं, वो बैलेंस जो होती है, पहले कमानीदार तुला आया करती थी पहले, लेकिन अभी ये इस तरह की, ठीक है। तो इसमें एक रीडिंग आती है, ठीक। तो इस रीडिंग में 1 न्यूटन कितना हुआ, 1 न्यूटन इतना हुआ कि जो 100 ग्राम की कोई चीज़ है उसे पृथ्वी उससे आकर्षित कर रही है, जिस बल से, वो बल लगभग 1 न्यूटन हुआ या नहीं हुआ 100 ग्राम की वस्तु। और किस जगह पे, जहाँ पे जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आप यहाँ इस वेइंग मशीन पे, इस बैलेंस पे, डिजिटल बैलेंस पे आप यहाँ से फोर्स लगाना स्टार्ट कीजिए आप अपने उंगली से, ठीक है। जैसे इसकी रीडिंग, जैसे लगभग इसकी रीडिंग कितनी आ जाए 100 ग्राम जब आने लगे, तो आपको जो महसूस हो रहा है ना, जितना फोर्स महसूस हो रहा है, कितना लगाना पड़ा, ये 1 न्यूटन होता है, ये लगभग 1 न्यूटन होता है, ये लगभग 1 न्यूटन। ये बोला जाता है ये क्या कि लगभग 1 न्यूटन कितना होता है। तो कहीं पे भी ये तो इसकी मशीन हो गई, बाकी तो वो वाले तो थे ही आपके 100 ग्राम इधर रख दिया जाता था, वो वाले पलड़े वाले के 100 ग्राम इधर लगा दो और उस बैलेंस को दूसरे को ये करो, तो तब भी, लेकिन वो द्रव्यमान होता था, वो वेट की बात नहीं है। तो वेट की बात है तो वो कमानीदार तुला या ये डिजिटल बैलेंस जो है उन पे ज़्यादा बेटर है। तो ये समझ में आ गया ना। 100 मतलब आप इस पर, आप इसके पलड़े पे फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगाते जैसी रीडिंग 100 ग्राम के लगभग आ गई, 100, ठीक है, 100 ग्राम के लगभग। यह मैंने बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एक हेर फेर किया है कि थोड़ा सा कि जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान ली, तो लेकिन फिर भी आइडिया तो लग ही जाएगा। 100 ग्राम के लगभग जब आ रहा है तो लगभग जो हमें मेरी अंगुली पे जो फोर्स महसूस हो रहा है कि कितना लगाना पड़ा, वो 1 न्यूटन होता है। दैनिक ज़िंदगी के लिए बता रहा था। और अगले शायद CU5 में मुझे मन कर रहा है कि जी की वैल्यू किस तरीके से ना, इधर ऊपर जाने पे भी कम होती है, नीचे जाने पे भी कम होती है, इधर कम क्यों होती है, इधर कम, उस पर लेक्चर बनाने का मन कर रहा था। तो अगर आप लोग राय देंगे तो मैं अगला CU4 अगले फ्राइडे आपसे CU4 अगला डालूंगा, और बाकी डिजिटल के लेक्चर तो अपने चलते ही रहेंगे। और इंतज़ार कीजिए वो कौन सा था ज़रा हटके सीरीज़ का। तो नमस्कार।